वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। और आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और इसी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या। सो इनकी डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. For example, क्या होना चाहिए? वो या तो एक एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर एक कीटोन होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ OH ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा सबसे मेन और एक और चीज कि इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे कि ये दो कायरल कार्बन्स हैं, दीज आर अनसिमेट्रिकल कार्बन, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो ये आपको याद करना है। अब इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर कहते हैं, कुछ को शुगर नहीं कहते हैं। जैसे हमारा सेल्यूलोज जो है, जिससे वुड या लकड़ी बनी होती है, वो भी, या फिर हमारा कॉटन बना होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो शुगर तो नहीं है। सो वो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सोल्यूबल आर कॉल्ड शुगर्स। फाइन, चलिए आगे देखते हैं फिर इसमें और क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर्स। जो सिंगल यूनिट से मिलके बने हैं उन्हें कहते हैं मोनोसेकेराइड, लाइक C6H12O6। जो इसके स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं अभी। ये ग्लूकोज है, इज एन OH, अनदर OH दिस साइड, और यहाँ पे ऑब्वियसली H है। तो ये हुआ हमारा सिंपल यूनिट, एक सिंगल यूनिट, दिस इज कॉल्ड शुगर, मोनोसेकेराइड शुगर। फाइन। अच्छा, और अब अगर दो शुगर्स आपस में मिल जाए, फॉर एग्जांपल C6H12O6 और एक और मॉलिक्यूल C6H12O6 आपस में मिल जाए और मिल करके वाटर मॉलिक्यूल निकले, तो बन जाता है C12H22O11। तो ये हुआ हमारा एक डाइसेकेराइड, जो दो सिंपल यूनिट से मिलके बना है, इसलिए डाई। एक होता है तो मोनोसेकेराइड। फाइन। सो जो अपने डाइसेकेराइड्स हैं, सॉरी देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑलिगोसेकेराइड, जिनके अंदर 2 से लेकर 10 यूनिट्स वाले होते हैं। 2 है तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड्स एंड सो ऑन। और अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स आपस में जुड़ी हो तो उसे फिर हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड जो है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, जिनके बात कर चुका हूं, लाइक सेल्यूलोज। अच्छा, इसके अलावा दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो उनको रिड्यूस ना करें, दोज आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स सिंपली। अब मोनोसेकेराइड की बात करें तो अगर 3 कार्बन है तो उसे कहते हैं ट्राइओस, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। ठीक है, जैसे कि CHO, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। तो इसमें कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है, तो ये कौन हुआ? ट्राइओस। ऐसे इफ इट इज CHO, OH, OH, CH2OH, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो ये हो गया टेट्रोस। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और बात है कि अब जैसे हमने बताया था कि जो हमारे एल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन भी हो सकते हैं। तो अगर वो 3 कार्बन का है तो ट्राइओस, और अगर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओस। और अगर 3 कार्बन वाला कीटोन, जैसे कि CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH।
फाइन। तो अगर 3 कार्बन वाला कीटोन है तो उसे बोल देंगे एल्डो कीटोस। इन द सेम वे अगर 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोस, और 4 कार्बन वाला कीटोन है तो कीटो टेट्रोस, एंड सो ऑन। चलिए, फिर जो सबसे जरूरी, अच्छा जरूरी तो नहीं, उसके पहले वाला एक आता है कि प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये इतना ज्यादा जरूरी टॉपिक नहीं है, इतने क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अपना केन शुगर, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, जो मैंने बताया था ना अभी कि C12H22O11 जो बना 2C6H12O6 यूनिट से मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल करके, उसे कहते हैं सुक्रोज। और ये वो शुगर है जो हम अपने खाने में जनरली यूज करते हैं। तो पहला तरीका यही है कि इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2C6H12O6 यूनिट्स मिल जाएंगी, लेकिन एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। डिफरेंस क्या है? एक है एल्डोहेक्सोज और दूसरा है कीटोहेक्सोज। यानी कि एक 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज जो है वो 6 कार्बन वाला कीटोन है। इन द सेम वे स्टार्च भी एक, और या फिर सेल्यूलोज जिनकी मैंने बात की थी, पॉलीसैकेराइड्स, ये क्या है कि जब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो ये बनते हैं, तो इनकी हाइड्रोलिसिस से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। इन सब के अलावा जो सबसे जरूरी टॉपिक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए, सबसे पहले हमें पता चला, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि भैया ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता नहीं चला, तो हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ टेस्ट किए टू फाइंड आउट कि इसकी स्ट्रक्चर है क्या। तो सबसे पहले उस ग्लूकोज को हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट किया, तो हमें स्ट्रेट चेन हेक्सेन मिला। अब ये हेक्सेन मिला स्ट्रेट चेन, इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके जो 6 कार्बन्स हैं वो भी स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उस कंपाउंड को हीट किया NH2OH के साथ में या फिर HCN के साथ में। तो हमें ध्यान है कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन को हीट करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में, तो क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड NOH, विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हीट करते हैं तो ऑक्साइम बनता है। इन द सेम वे जब एल्डिहाइड्स को HCN के साथ हीट करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड रिएक्शन विद HCN, ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शंस होती हैं, और ग्लूकोज ने ये दोनों रिएक्शंस दी। यानी हमें इससे पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल कार्बन है, 6 कार्बन है, और एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। फिर हमने उसकी ऑक्सीडेशन की ब्रोमीन वाटर से। जब ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज किया तो हमें क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड। अब ब्रोमीन वाटर जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड या कीटोन को, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को तो करता ही नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि जब मैंने ग्लूकोज को हीट किया, को ऑक्सीडाइज किया, तो मुझे 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, यानी कि वो एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होने पे टूट जाते हैं। ठीक है, 6 कार्बन ग्लूकोज में थे, 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यानी कि वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। फिर हमने क्या किया, चलो ये पता चल गया, अब हमें पता चला कि अब हमने क्या किया कि इसका एसिटाइलेशन कराया। एसिटाइलेशन क्या है, ध्यान है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर्स, एस्टर बनते हैं। तो जब हमने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हीट किया तो हमें 5 एस्टर ग्रुप मिले। क्या मिला हमें, पेंटा एसीटेट।
इस पेंटा एसीटेट से हमें पता चल गया कि भैया ऐसा है, इस ग्लूकोज के ऊपर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तभी 5 एस्टर मिले, है ना, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुई। अच्छा, तो हमें क्या पता चला, पहले रिएक्शन से कि 6 कार्बन है, दूसरी से पता चला कि भैया मतलब पहले से पता चला कि स्ट्रेट चेन, सेकंड से भी कम टू नो कि इट हैज एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, फिर हमने पता लगाया कि भैया वो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर हमने पता लगाया कि 5 OH ग्रुप हैं और वो पांचों अलग अलग कार्बन पर हैं, और फाइनली हमने जब ऑक्सीडेशन एक बार और कराया, दिस टाइम विद नाइट्रिक एसिड, तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें मिला सैकरिक एसिड। और जब हमने ग्लूकोनिक एसिड जो हमने पहले बनाया था उसको भी ऑक्सीडाइज किया तो हमें सैकरिक एसिड ही मिला। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो किस किस को ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड ग्रुप को और प्राइमरी अल्कोहल को। तो अगेन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके मुझे फिर से 6 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो इससे मुझे फिर से ये पता चला कि भैया देखो बात ये है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो आ गया एल्डिहाइड से, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आया होगा किसी प्राइमरी अल्कोहल से, पहली बात, और अभी भी 6 कार्बन ही है, यानी कि सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है, यानी कि there are 5 OH groups but only one of them is primary। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मिली, 6 कार्बन है, पहला एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सब पे OH अटैच्ड है, और लास्ट वाला एक प्राइमरी अल्कोहल है। फिर हमने अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एंड फाइनली वी कम टू नो दैट दिस इज द ओरिएंटेशन, दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा काम की है। अच्छा, फिर आया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। देखिए, हम डी और एल को पता लगाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, सबसे छोटा जो सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाला होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे का मतलब है द OH इज ऑन राइट साइड, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि द OH इज ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड वाले को D नाम दिया गया, लेफ्ट साइड वाले L नाम दिया गया, और इसी के बेसिस पे फिर सबको D या L का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स अगर मैं ग्लूकोज बनाऊं जिसका सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड में हो तो उसे डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में हो, यानी कि मैं इसे ऐसा बना दूं, बाकी सब कुछ सेम, लेकिन जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बदल दी, तो उसे फिर हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। ठीक है, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और हम अभी इस चैप्टर की और वीडियोज अपलोड करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। डाइसैकेराइड्स, दैट मीन्स डबल शुगर्स, यानी अब वो सब कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 सिंपल शुगर से मिलकर बने हो। 2 मोनोसैकेराइड्स कम टुगेदर टू फॉर्म डाइसैकेराइड, और जो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, दे आर बॉन्ड थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विच होल्ड्स 2 मोनोसैकेराइड्स टुगेदर, देन द आंसर इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है, तो बड़ी सिंपल सी लिंकेज है। लेट्स से कोई एक कार्बोहाइड्रेट होगा जिसका OH, और दूसरा एक और कार्बोहाइड्रेट होगा द सेम, एक और मोनोसैकेराइड होगा उसका भी OH, ये दोनों आपस में आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल जाएगा। सो दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुक्रोज की।
तो हम वही पॉइंट की बात करेंगे जो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले कि सुक्रोज का फॉर्मूला इट इज C12H22O11 और हाइड्रोलिसिस करने से ये हमें देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और मोर एक्यूरेटली अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। सो सुक्रोज is disaccharide made up of alpha D glucose and beta D fructose, पहली चीज। और इसके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर। वो क्यों? तो जो सुक्रोज है दैट इज डेक्स्टोरोटेटरी, यानी कि जो लाइट होती है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, उसे सुक्रोज क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, ठीक है, राइट साइड में क्लॉकवाइज। लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो जो हमारा सुक्रोज था दैट वाज डेक्स्टोरोटेटरी, हाइड्रोलिसिस से मुझे मिलता है ग्लूकोज विच इज ऑल्सो डेक्स्टोरोटेटरी प्लस इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज विच इज लीवोरोटेटरी। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला विच इज लीवो। सो लेकिन फिर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो ग्लूकोज का रोटेशन है वो है +52.5 डिग्री, लेकिन फ्रक्टोज का जो है वो है -92.4 डिग्री। तो ऑब्वियसली लीवो रोटेशन डोमिनेट्स ओवर दी डेक्स्ट्रो रोटेशन, और जो सोल्यूशन है वो ओवरऑल फिर कैसा हो जाता है, लीवो। सो नेट रिजल्ट इज सुक्रोज वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पानी में डिसॉल्व किया, हाइड्रोलिसिस कराई, तो उसका जो सोल्यूशन मिला वो हो गया लीवो रोटेटरी। इन्वर्जन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो पूछा जाता है कि व्हाई इज ग्लूकोज कॉल्ड सुक्रोज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, तो आपको ये आंसर देना होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। अच्छा, इसके अलावा इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट मीन्स इट कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो यही क्वेश्चन आते हैं कि वह सुक्रोज किस किस से मिलके बना है, रिड्यूसिंग है या नहीं है, और इन्वर्ट शुगर क्या है। चलिए, अगला जो डाइसैकेराइड है वो है माल्टोज, और ये मिलके बना है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट से। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, एंड इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, आपको पूछे कि वह रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, यहां भी तो एल्डिहाइड फ्री नहीं है जैसे सुक्रोज में नहीं था, तो उसका आंसर ये सही है, फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं तो एल्डिहाइड मिल सकता है, ठीक है। ये रहा, द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज इन द सोल्यूशन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग शुगर। चलिए, अगला है लैक्टोज विच इज मिल्क शुगर, इट इज मिल्क शुगर, और ये मिलके बना है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से, एंड इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। चलिए, फिर अगले आते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बने हो, 10 से ज्यादा मोनोमर से मिलके बने हो। इसमें सबसे पहले आता है स्टार्च। स्टार्च जो है वो एनिमल्स में मिलता है, और जो एनिमल है वो अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ दी प्लांट्स, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में एंड सम वेजिटेबल्स में। ये एक पॉलीमर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और इसके दो पार्ट होते हैं स्टार्च के, एग्जाम में आता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब देखिए, जो अमाइलोज है वो स्ट्रेट चेन होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 15 to 20% मास ऑफ द स्टार्च, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है
उसमें ब्रांचिंग होती है एंड इट इज रेस्ट ऑफ दी 80 to 85% ऑफ दी स्टार्च। ठीक है, तो ये आता है एग्जाम में, देख लीजिए। जो स्ट्रेट चेन लिंक चेन्स होंगी उन्हें बोलेंगे अमाइलोज एंड दे आर वाटर सॉल्यूबल। लेकिन जो ब्रांच्ड होंगी उन ब्रांचेस को बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन एंड दे आर वाटर इनसॉल्यूबल, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें से और कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर अपना जो अगला है वो है सेल्यूलोज। नाउ सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि स्टार्च में ग्लूकोज था, लेकिन एक अंतर ये है कि जो अपना स्टार्च है उसमें हमारे थे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, विच आर जो कार्बन 1 और कार्बन 4 से जुड़े हुए थे। लेकिन जो हमारा सेल्यूलोज है इसमें होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ये डिफरेंस है। और हमें मालूम ही है सेल्यूलोज दुनिया में सबसे ज्यादा जो सब्सटेंस मिलता है उनमें से एक है सेल्यूलोज। इट इज उनमें से एक नहीं बल्कि यही है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। अच्छा, फिर अगला है ग्लाइकोजन। नाउ ग्लाइकोजन इज जस्ट लाइक स्टार्च इन प्लांट्स। प्लांट अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो एनिमल्स अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसलिए इसे कई बार एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो माइलोपेक्टिन से मिलती है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा ब्रांच्ड है। ये स्टोर कहाँ होता है? तो लिवर में, मसल में और ब्रेन में। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, एंजाइम ब्रेक ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई। इसके अलावा अगला ये है कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। Our food is stored in the form of carbohydrate as glycogen. Cell wall of bacteria and plant are made up of cellulose, which are also carbohydrates. Most of the energy of our food comes from the sugar, which is also a carbohydrate. इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जो है ना आपको जो इसमें आपको डाइसेकेराइड्स के बारे में बताया गया वही एग्जाम में आता है मेनली। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स। अमाइनो एसिड्स, एज द नेम सजेस्ट, these are the organic compounds which contain two functional group, एक अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। तो इन दोनों से मिलके बने अमाइनो एसिड्स। और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि एक R होगा, फिर R मतलब कोई भी एल्काइल चेन होगी, NH2 CH COOH। So these are amino acids, और मोर एक्यूरेटली दीज आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा क्यों? क्योंकि इफ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक, तो ये फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच्ड है? अल्फा कार्बन से, और वही उसी कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक दूसरे की अल्फा पोजीशन पे हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बीटा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, बट बॉडी के लिए जो मेनली हमारे काम के हैं दोज आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। चलिए आपको बीटा अमाइनो एसिड बता दो कैसा होगा। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता CH2COOH, तो अल्फा कार्बन ये वाला, बीटा नेक्स्ट वाला, तो इसे हम कहते बीटा अमाइनो एसिड। बट बेसिकली हम बात करने वाले हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, और इन अल्फा अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं प्रोटीन्स। डन, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इनके पास एक कायरल कार्बन होता है। आप देख ही सकते हैं, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक तरफ ये अल्काइल चेन से अटैच्ड है, दूसरी तरफ NH2 से, तीसरी तरफ COH से, और फोर्थ साइड एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो ये एक ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। सो इट वुड बी optically active. Even beta would be optically active. So amino acids are generally optically active. ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड या न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब वो क्या है? लेट्स से हमको एक एग्जांपल देता हूं।
आर सी एन एच टू सी एच जो भी हमने बनाया, इसमें एक एसिडिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, तो इट इज न्यूट्रल बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक एंड अमाइनो ग्रुप इज बेसिक। तो एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, तो इट्स न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब मान लिया कि ये कंपाउंड ऐसा होता, मतलब दो अमाइनो ग्रुप्स और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो बेसिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक ग्रुप कम, तो इसे हम कहते बेसिक अमाइनो एसिड। इन द सेम वे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा होते और अमाइन ग्रुप कम होते तो उसे हम कहते एसिडिक अमाइनो एसिड। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स गिवन हैं, उनमें मतलब ये बताया गया है कि R क्या होगा। अगर R H है यानी इफ इट इज H CHNH2COH तो ये ग्लाइसिन है, अगर वो RCH3 है तो ये एलानिन है, वेलानिन है, लुइसिन है, सो ऑन। तो दे आर एक्चुअली 20 अमाइनो एसिड्स यू कैन सी। स्ट्रक्चर्स तो बेसिकली इनकी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसमें से आप स्पेशल एक चीज देखें तो कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें स्पेशली स्टार का मार्क लगा हुआ है। नाउ दीज अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या हैं? तो देखिए, अमाइनो एसिड्स का मेन काम है प्रोटीन बनाना बॉडी के अंदर। ठीक है, अब कुछ अमाइनो एसिड्स को ना हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें बॉडी नहीं बना सकती, तो उन्हें हमें बाहर से खाना पड़ता है। सो दोज अमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized in our body must be essential part of our diet are called essential amino acid। तो ऐसा नहीं है कि जो essential नहीं हो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, यहाँ essential का मतलब है essential part of our food, ये लिखा है फिर। The amino acids which can be synthesized in the body are called non-essential amino acids. On the other hand, those which cannot be synthesized in our body and must be obtained through the diet are called essential amino acids। ठीक है, चलिए फिर एक और है ज्वीटर आयन। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से एक अमाइनो एसिड है RCHNH2COOH, इसमें एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है, लेकिन मैं इसे एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो ये जो प्रोटोन है ये तो एसिड है, तो ये बेस के साथ है NH2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा RCHNH2 बन जाएगा NH3 पॉजिटिव COOH, तो एग्जिस्ट करेगा एज अ कैटायन, यानी कि एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटायन। लेकिन वहीं अगर मैं इसके अंदर बेस डाल दूं तो बेस एसिडिक ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा, उसका हाइड्रोजन ले लेगा टू फॉर्म वाटर, और ये बन जाएगा RCHNH2COO नेगेटिव। सो इट विल एग्जिस्ट एज एन एनायन इन बेसिक मीडियम। लेकिन बीच में जब हम pH एडजस्ट करते रहें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे अमाइनो एसिड एक्ट एज अ बाइपोलर आयन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही H निकलता है और वही जाकर के NH2 से अटैच हो जाता है। तो बाइपोलर आयन जो होगा, इस pH को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो NCERT में नहीं गिवन है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ बाइपोलर आयन, और इस बाइपोलर आयन को हम कहते हैं ज्वीटर आयन। और हर एक अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है, और ये अमाइंस आपस में जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेप्टाइड लिंकेज? देखिए, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे का अमाइन, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा विच इज एक्चुअली अमाइड लिंकेज इज इन बायोकेमिस्ट्री कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, और ये इनसे जुड़ करके बनते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, बट अभी हम ये समझ लेते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब ऐसे बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड यानी जिनके अंदर ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हो, यानी कि प्रोटीन्स जुड़ते, अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स विच आर पॉलीपेप्टाइड। देखिए, अगर दो जुड़े हैं आपस में तो डाइपेप्टाइड,
तीन जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, और बहुत सारे अमीनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं दोज आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, और वो पॉलीपेप्टाइड्स ही होते हैं प्रोटीन्स। Stay tuned for more videos of biomolecules and other topics, and please don't forget to subscribe. Thank you. Structure of protein, और जो structure of protein है that is classified as primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. हम सब जानते हैं कि जो proteins हैं those are made up of amino acids, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स में वो अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे, मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूं। देखिए होता क्या है, हमने पहले भी इसे एक्चुअली अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स है। अब होगा क्या कि यहां से OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके का, NH फिर CHNR, और इसी बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं अमाइनो एसिड्स एकदम स्ट्रेट चेन में इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड सीक्वेंस, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मतलब अगेन आई रिपीट, अमाइनो एसिड्स एकदम सीक्वेंस में जुड़ते चले गए थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे एक मोतियों की माला बनती है स्ट्रेट एकदम, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब कई बार क्या होता है, देखिए कि इसका कोई फंक्शनल ग्रुप खाली है और इसका एक फंक्शनल ग्रुप और इसके फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम देख ही रहे हैं ना कि यहाँ पर O है, यहाँ पर H अवेलेबल है, दूसरे वाले के पास भी O होगा, तो इनके बीच में कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तब ये सीक्वेंस स्ट्रेट नहीं होती और इस माला के अंदर जो हमने बनाई हुई है स्ट्रेट चेन की, इसमें कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। और वो कॉइलिंग किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से, आप देख सकते हैं। तो इस कॉइलिंग से जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और मोर एक्यूरेटली एक्चुअली मैंने आपको जैसे ही बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें भी दो केसेस हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी विद इन द चेन। एक और ऑप्शन था, और वो ऑप्शन क्या है कि दो अलग अलग चेन्स के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसा होता है कि एक पेप्टाइड चेन, दूसरी पेप्टाइड चेन, तीसरी पेप्टाइड चेन का मतलब है अमाइनो एसिड्स की चेन, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए जो पहले विद इन द चेन बनती थी, तो इससे एक शीट मिलेगी, एंड दैट शीट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। और ये भी हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। तो स्ट्रेट चेन में जो अमाइनो एसिड्स अरेंज हुए दैट वाज प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो दो चीज हो सकता है, तो एक चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो कॉइलिंग हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या फिर अलग अलग चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब कॉइलिंग और ज्यादा हो जाए तो उससे बनती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ज्यादा कॉइलिंग हो जाए तो बनती है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। सिंपली आप इसे इस एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। When the amino acids are arranged in a straight chain, there is no hydrogen bonding or disulfide bond. It is called primary structure. थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की वजह से कॉइलिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कॉइलिंग और ज्यादा हो गई, टर्शियरी स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो गई, क्वार्टिनरी। कौन से बॉन्ड्स की वजह से कॉइलिंग हुई है? मैं बार बार बोल रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन इज द प्रोसेस जिन विच प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल फंक्शन भूल जाता है, ठीक है। और क्यों यहां लिखा है यहाँ पे, when protein is subjected to some physical change like change in temperature or change in pH, hydrogen bonds are disturbed, वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और जो कॉइलिंग है वो अनकॉइल हो जाती है, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड और प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। अब एक स्पेशल बात बताइए, इस डीनेचुरेशन में सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं थी, दैट्स इट।
Stay tuned for more videos of organic, inorganic and physical chemistry, and please don't forget to subscribe, like and share. Thank you.